पॉलिटिकल के फर्स्ट पेपर का 11वें चैप्टर का एक क्वेश्चन है। इससे पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और 10 से 12 ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं और इसके उदय के कारण बताइए। इसमें 2 हेडिंग है, मेन और इसके 11 पॉइंट हैं। दूसरी हेडिंग के 11 पॉइंट हैं। पहली हेडिंग है शीत युद्ध का अर्थ, दूसरी हेडिंग है शीत युद्ध के अभ्युदय के कारण। अभ्युदय मतलब विस्तार या वृद्धि। इसके 11 पॉइंट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हमें आंसर में 11 पॉइंट लिखने हैं। 2 हेडिंग के बाद ये 11 पॉइंट लिखने हैं। फिर उसके बाद एक एक हेडिंग उठानी है इनमें से और उसको विस्तार से लिखना है। पहली हेडिंग है शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ 2 महाशक्तियों के बिना आमने सामने आए टकराव की स्थिति है। शीत युद्ध के विषय में विद्वानों की राय है कि शीत युद्ध एक कूटनीतिक तथा मस्तिष्क युद्ध है जो बिना शस्त्रों का युद्ध है, जो सदैव युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखता है। हार्टमैन लिखते हैं, एक लेखक हैं हार्टमैन, लिखते हैं शीत युद्ध का अर्थ राष्ट्रों के मध्य तनाव की वह स्थिति है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को दुर्बल करने तथा अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न करता है, किंतु यह वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति से भिन्न है। शीत युद्ध एक अर्थ में प्रचार युद्ध है जिसके द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध घृणित प्रचार का सहारा लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, यह ऐसा युद्ध है जो रण क्षेत्र में नहीं मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। अर्थात जो शीत युद्ध है इसका अर्थ होता है जब कोई 2 महाशक्ति या 2 बहुत बड़े देश आपस में युद्ध क्षेत्र में नहीं, मतलब रणभूमि में नहीं और हथियारों से नहीं लड़ते हैं, सिर्फ बौद्धिक आधार पर या नीतियों के आधार पर लड़ते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध गलत नीतियां बनाते हैं और दुष्प्रचार करते हैं, तो उसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। अब इसकी दूसरी हेडिंग है शीत युद्ध के अभ्युदय के कारण, मतलब वृद्धि के कारण और विस्तार के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस ये विश्व में 2 शक्तिशाली राज्य शेष रह गए थे। यद्यपि विजय मित्र राष्ट्रों की हुई थी, जबकि युद्ध पूर्व यूरोप के शक्तिशाली देश फ्रांस तथा ब्रिटेन का प्रभुत्व लुप्त समान हो गया था। ब्रिटेन तथा फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और इनको युद्ध में बहुत हानि उठानी पड़ी थी। सोवियत रूस को भी बहुत हानि उठानी पड़ी थी, किंतु उसने फिर भी अपनी स्थिति को संभाल लिया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में वैसे ये जो चारों देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, रूस, ये चारों मित्र राष्ट्र थे। पर जब जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था रूस का, तो जर्मनी ने रूस में आक्रमण कर दिया, तो रूस को काफ़ी आर्थिक हानि हुई थी और जनहानि भी हुई थी। पर फिर भी रूस ने तो अपनी आर्थिक स्थिति संभाल ही ली थी, उसने अपनी स्थिति संभाल ली थी। पर फ्रांस और ब्रिटेन जो ये 2 देश थे, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे धन और क्षेत्र के स्थान पर भी। धन की भी तमाम हानि हुई और इनके काफ़ी कुछ क्षेत्र भी कब्जा लिए गए थे। और अब विश्व में महाशक्ति के तौर पर ये 2 देश सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ही रह गए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे के सहायक थे, किंतु युद्ध में इन दोनों में मनोमालिन्य, वैमनस्य और तनाव उत्पन्न होने लगा था। मनोमालिन्य का अर्थ होता है मनमुटाव और वैमनस्य और तनाव उत्पन्न होने लगा था और इन्होंने एक दूसरे की नीतियों व कार्यों की निंदा खुले रूप से प्रारंभ कर दी थी। इसी को शीत युद्ध की संज्ञा प्रदान की जाती है। शीत युद्ध के अभ्युदय के निम्न प्रकार हैं। ये ऐसा हुआ था इनमें, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और समाप्त होने वाला था, तो लास्ट में आके कुछ नीतियों को लेके रूस और अमेरिका में मतभेद होने लगे थे। और जब मतभेद होने लगे थे तो एक दूसरे की नीतियों से एक दूसरे की नीतियों में एक मत नहीं रखते थे और फिर एक दूसरे के विरुद्ध धीरे धीरे दुष्प्रचार करने लगे। अब इसके अभ्युदय का पहला पॉइंट है विरोधी विचारधारा। संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस दोनों ही परस्पर विरोधी विचारधारा वाले देश थे। रूस साम्यवादी विचारधारा से ओतप्रोत था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला था। अतः दोनों विश्व में अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। अब सोवियत रूस जो था, सोवियत रूस में साम्यवादी व्यवस्था चलती थी। साम्यवादी व्यवस्था का अर्थ होता है इसमें जो सत्ता होती है, शक्ति जो होती है किसी भी देश की, वो मतलब बटी हुई नहीं रहती, एक एकत्रित शक्ति रहती है। मतलब बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में ताकत नहीं रहती। जैसे जनता को ले लो, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में ऐसा होता है, लोकतंत्र में शक्ति बटी हुई रहती है, बहुत सारे विभाग रहते हैं गवर्नमेंट के नीचे जो काम करते हैं, तो उन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त रहते हैं, जनता को बहुत सारे अधिकार प्राप्त रहते हैं। पर साम्यवाद में ऐसा होता है, साम्यवाद में इतना कुछ नहीं होता, बहुत कम होता है और लोगों को बहुत कम अधिकार होते हैं। तो रूस में साम्यवादी व्यवस्था थी, जबकि जो अमेरिका था उसमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी और पूंजीवादी व्यवस्था थी। पूंजीवादी व्यवस्था मतलब अमीरों जैसी व्यवस्था, जो कुछ अमीर लोग होते थे उसमें। और लोकतंत्र तो पता ही है, जैसे हमारा देश में सबको समान अधिकार मिलते हैं, सब अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सत्ता किसी एक ही के हाथ में रहेगी, कोई भी उसके लिए लड़ सकता है, कोई भी सत्ता में आ सकता है। अभी दूसरा पॉइंट है परस्पर संदेह तथा भय। इन दोनों देशों के मध्य शीत युद्ध का कारण परस्पर संदेह, अविश्वास तथा भय का व्याप्त होना भी था, क्योंकि पश्चिमी देश बोल्शेविक क्रांति से अधिक भयभीत हुए थे, जो परस्पर संदेह तथा अविश्वास की खाई अधिक चौड़ी कर रही थी। अभी बोल्शेविक क्रांति जो है, बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूस में हुई थी। रूस में एक राजनीतिक दल था बोल्शेविक के नाम से। अब उन्होंने इस क्रांति में बहुत ज्यादा योगदान दिया था, तो उनके नाम पे इस क्रांति का नाम, 1917 की क्रांति का नाम बोल्शेविक क्रांति पड़ा। तीसरा पॉइंट है याल्टा समझौते की अवहेलना। शीत युद्ध का एक कारण यह भी था कि रूस याल्टा समझौते की अवहेलना कर रहा था। याल्टा समझौते की अवहेलना करते हुए रूस ने पोलैंड में साम्यवादी सरकार की स्थापना में सहायता दी तथा साम्यवादियों को खुला समर्थन दिया। बाल्कन राज्यों में रूसी हस्तक्षेप। चौथा पॉइंट है बाल्कन राज्यों में रूसी हस्तक्षेप। 1944 में ब्रिटेन ने यह सोचकर कि कहीं बाल्कन राज्यों पर रूस का प्रभुत्व स्थापित न हो जाए, रूस के साथ एक समझौता स्थापित किया। इस समझौते के अनुसार यूनान पर ब्रिटेन तथा रोमानिया और बल्गारिया पर रूस का प्रभुत्व स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त हंगरी तथा यूगोस्लाविया पर दोनों देशों का समान प्रभुत्व स्वीकार किया गया, किंतु युद्धोपरांत रूस ने समझौते की उपेक्षा करके बाल्कन राज्यों में साम्यवादियों की पूरी सहायता की तथा वहां उन्हें साम्यवादी सरकारें स्थापित करने में बहुत सहायता की। इस प्रकार पश्चिमी देश रूस से सशंकित हो गए। सशंकित मतलब एक मत ना रखना। अब ये हुआ क्या था कि रूस जैसी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और समाप्त होने वाला था, तो रूस ने विस्तारवादी नीति अपना ली थी। वो अपने क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता, और ब्रिटेन को भी ये साफ साफ दिखने लगा था कि रुकेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और फ्रांस भी पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। यूरोप की यही दो शक्ति थी जो रूस को टक्कर दे सकती थी, और इन दो शक्ति के अलावा तीसरी शक्ति थी अमेरिका, और अमेरिका उस टाइम पे फील्ड में था नहीं। तो अब ब्रिटेन को लगने लगा था साफ कि धीरे धीरे ये यूरोप के बहुत सारे देशों को कब्जा लेगा। तो यूरोप ने उसके कुछ करने से पहले ही रूस के एक संधि की रूस के साथ ब्रिटेन ने, और कुछ राज्यों पर रूस का प्रभुत्व स्वीकार किया। पर रूस इस तक भी नहीं रुका, उसने इससे आगे भी इस संधि की अवहेलना करते हुए, उपेक्षा करते हुए और बहुत सारे राज्यों में साम्यवादी प्रचार किया और साम्यवादी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। पांचवा पॉइंट है पश्चिमी देशों द्वारा रूस विरोधी प्रचार। जब ये रूस ने विस्तारवादी नीति अपना ली थी पूरी तरह से, तो जो पश्चिम के देश थे उन्होंने रूस के विरुद्ध एक घृणित प्रचार करना शुरू कर दिया
ताकि जो यूरोप के देश हैं वो समझ सके कि रूस यूरोप में कब्जा करना चाह रहा है बहुत सारे राज्यों पर। तो इन्होंने उसके विरुद्ध विरुद्ध प्रचार अभियान छेड़ दिया। अब ये 5वीं हेडिंग है। पश्चिमी देशों ने रूस के विरुद्ध प्रचार अभियान छेड़ दिया ताकि पश्चिम के अधिक से अधिक राज्य रूस के विरुद्ध एकमत हो जाएं और रूस अलग थलग पड़ जाए। छठा पॉइंट है, सोवियत संघ का पश्चिम के विरुद्ध प्रचार। रूस ने अपने प्रचार माध्यमों से पश्चिमी देशों के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया। रूस ने पश्चिम में साम्यवाद के प्रचार एवं पश्चिम देशों के विरुद्ध अनेक कदम उठाए। रूस ने साम्यवादियों को प्रोत्साहित किया तो विरोध स्वरूप अमेरिका ने साम्यवादी के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए। इसके फलस्वरूप शीत युद्ध के लिए अच्छे अवसर बनने लगे। अब हुआ क्या था, जैसे ही रूस ने प्रचार माध्यमों से साम्यवादी व्यवस्था को फैलाने की कोशिश की, तो अमेरिका को लगने लगा था कि इसे कोई रोक नहीं पाएगा यूरोप में, क्योंकि अमेरिका ही था जो इसको रोक सकता था। बाकी तो इसकी टक्कर लेने वाला, रूस की टक्कर लेने वाला कोई था नहीं यूरोप में, एक भी देश। तो यूरोप को ना चाहते हुए फील्ड में कूदना पड़ा। और ये उसने बहुत सारे सैनिक संगठन भी बनाए और बहुत सारी अलग अलग नीतियां बनाई इसके विरुद्ध, ताकि ये कम से कम उसके यूरोप के विरुद्ध कम से कम प्रचार कर सके। और जैसे ही अमेरिका इसके सामने आया तो सीधे तौर पर इसे एक बराबर का टक्कर का देश मिला और इन दोनों में एक बौद्धिक युद्ध की शुरुआत हुई कूटनीतिक तौर पर। अब ये 7वां पॉइंट है, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो तब का ये पॉइंट है। तब द्वितीय विश्व युद्ध के चलते 1943 में जब अमेरिका और सोवियत रूस धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तब यूरोप में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने के प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। जब जर्मनी की सेना रूस के क्षेत्र में आक्रमण करके घुस गई थी और रूस अपार धन और जन की हानि उठा रहा था, तब रूस ने मित्र राष्ट्रों से जर्मनी के विरुद्ध यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया। रूस का विचार था कि दूसरा मोर्चा खुल जाने से जर्मनी को 2 और युद्ध का संचालन करना पड़ेगा, तो रूसी भूमि पर जर्मन का प्रभाव कम होगा। रूस के अनुरोध को काफी समय तक तो टाला जाता रहा। कुछ समय बाद दूसरा मोर्चा खोलने का विचार बना, तो ब्रिटेन की योजना यह थी कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं बाल्कान से प्रायद्वीप से यूरोप से उत्तर की ओर बढ़ें, जिससे कि रूस की सेनाएं जर्मन को पीछे हटाती हुई यूरोप में आगे न बढ़ सके। मित्र राष्ट्रों के इस प्रकार की विलंब और नीति से रूस को स्पष्ट दिखने लगा था कि ये रूस का विनाश चाहते हैं और रूस का कभी भी किसी मुसीबत की घड़ी में साथ नहीं देंगे। अब हुआ क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के लास्ट में आते आते जर्मनी ने रूस पे आक्रमण कर दिया था और रूस के काफी बड़े क्षेत्र पर, आधे से थोड़े कम क्षेत्र पर इसकी जर्मनी की सेनाएं पहुंच गई थी और रूस को काफी नुकसान हो रहा था उस युद्ध से, क्योंकि एक पूरी सेना जर्मनी की रूस की तरफ चली गई थी और रूस को काफी जन धन की हानि हो रही थी। तो रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन जो उसके मित्र राष्ट्र उनसे कहा कि इसको दूसरी तरफ से जर्मनी के लिए एक युद्ध का दूसरा मोर्चा खोला जाए, ताकि जर्मनी की आधी सेना को रूस से लड़ना पड़े और आधी सेना को ब्रिटेन और अमेरिका की सेना से लड़ना पड़े। तो फिर रूस में सेना कमजोर हो जाती जर्मनी की, और जैसे ही सेना कमजोर हो जाती तो रूस जर्मनी को सेना को पीछे हटा देता। पर जो ब्रिटेन का मानना यह था कि जैसे ही रूस जर्मनी की सेना को पीछे हटाता हुआ आएगा यूरोप की तरफ को, तो जैसे ही यूरोप की तरफ को हटाता हुआ आएगा तो वो यूरोप में घुस जाएगा और जहां तक भी उसकी सेना आएगी जर्मनी की सेना पीछे हटती हुई आएगी तो रूस वहीं तक उनको पीछे हटाता हुआ आएगा और वहां से कभी पीछे नहीं जाएगा। तो इसके चलते रूस यूरोप के कुछ राज्यों पर भी कब्जा कर लेगा उनको हटाने के बहाने से। तो ब्रिटेन का ये सोचना था। अब रूस को इससे काफी
काफी दुख पहुंचा। और उसका मानना था कि मित्र राष्ट्र है तो उनकी मदद करनी चाहिए थी, पर ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो रूस को ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है शीत युद्ध की शुरुआत का। 8वां पॉइंट है शांति संधियों के विषय में मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस तथा पश्चिमी देशों के मध्य अनेक बातों पर एक मत नहीं था, जैसे इटली तथा युगोस्लाविया का सीमा संबंधी मामला। रूस लीबिया को अपने संरक्षण में लेना चाहता था तथा इटली से युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति चाहता था, किंतु यह सब पश्चिमी देशों को पसंद नहीं था। इस प्रकार मतभेद बढ़ते जा रहे थे और शीत युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। अब हुआ क्या था, जैसे ही इन्हें ये ऊपर वाली हेडिंग में हमने देखा, क्योंकि इन्होंने क्या बोलते हैं, इन्होंने रूस की मदद तो की नहीं थी यूरोप के किसी भी देश ने। जब जर्मनी ने आक्रमण किया था रूस पे, तो ये यूरोप के पूर्णतः विरुद्ध जाने लगा था। किसी भी बात का यूरोप के देशों की समर्थन नहीं करता था, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, कोई सा भी देश हो यूरोप का। ये चाहता था कि उन्हें यूरोप के देशों को ज़्यादा से ज़्यादा हानि हो, क्योंकि उनकी वजह से ही इसे जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए काफी हानि उठानी पड़ी और काफी जनधन की हानि उठानी पड़ी। 9वां पॉइंट है बर्लिन की नाकाबंदी। अब आप जानते ही होंगे वैसे कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो हुआ क्या था, 1948 में रूस ने बर्लिन की नाकाबंदी कर दी, जिस कारण दोनों महाशक्तियों के मध्य मतभेद गहरे हुए। रूस ने लंदन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके बर्लिन तथा पश्चिम जर्मनी के मध्य के सभी रेल, सड़क तथा जल यातायात बंद कर दिए। पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया और अमेरिका अनेक सैनिक संगठनों की स्थापना के लिए सक्रिय हो गया। अब हुआ क्या था, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसी टाइम रूस ने जर्मनी के बर्लिन में जाके बीचों बीच और वहाँ के यातायात को पूर्णतः रोक दिया, चाहे जल यातायात हो, चाहे सड़क यातायात हो, चाहे रेल यातायात हो। तो जैसे ही रोक दिया तो यूरोप के बहुत सारे देश थे जो जर्मनी के मित्र राष्ट्र थे, तो उन्हें भी बहुत गलत लगाए। और इसमें हुआ तो क्या था कि रूस ने लंदन के साथ, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो रूस ने लंदन के साथ एक संधि की थी। उस संधि में कुछ पॉइंट रखे गए थे, जैसे कोई भी बड़ा राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा और वहां पे अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा। पर इसने लंदन के उस प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया और इस चीज से जब इसने जर्मनी में जाके नाकाबंदी कर दी बर्लिन में, तो अमेरिका को भी लगने लगा कि ये विस्तारवादी नीति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और यूरोप को तो खतरा ही, कल के दिन को उन्हें भी खतरा हो सकता है। तो अमेरिका ने अनेक सैनिक संगठनों की स्थापना के लिए सक्रिय हो गया। उसने बहुत सारे सैनिक संगठनों की स्थापना करने लगी, नए नए विभाग बनाने लगा वो, जो इसकी किसी भी प्रकार के कार्य पे इनकी नजर रख सके रूस की। इसमें 10वां पॉइंट है रूस द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ, अब वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर होता है जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, यूएन में एक 5 देशों की एक कमेटी होती है, उनके पास वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर में जैसे यूएन में कोई योजना बनती है ये किसी भी देश के खिलाफ, यूएन में जो वीटो पावर की जो संस्था है जिनके पास वीटो पावर रहती है, जो 5 देश हैं, उनके पास जो भी नीति जाएगी बनने के लिए, जो भी नियम कानून बनने के लिए जाएगा, वो तभी बन सकेगा तब उसमें सारे देश सहमत होंगे। अगर एक भी देश असहमत होगा तो वो नीति या कानून पास नहीं हो सकेगा। इसमें ऐसा नहीं जैसे संसद में होता है कि हाँ 75% ने हाँ कहा तो पास हो जाएगा, या इतने ने हाँ कहा तो पास हो जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है कि अगर 5 देश हैं तो 5 की हाँ चाहिए, अगर एक ने भी मना किया तो फिर वो नीति पास नहीं होती। और वीटो शब्द का अर्थ होता है रोकना, अर्थात
बीटो पावर मतलब बीटो पावर का बार बार प्रयोग, अर्थात रोकने की पावर का बार बार प्रयोग करना। तो इसने बीटो पावर का बार बार प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में पश्चिमी देशों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी संख्यात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया, किंतु रूस ने पश्चिमी गुट की एक न चलने दी और उनके हित संरक्षक प्रस्तावों के विरुद्ध अनेक बार बीटो पावर का प्रयोग किया। रूस के इस कार्य से अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश क्रुद्ध हो गए। वे रूस के विरोधी कार्यों में तेजी से लग गए। फिर जैसे क्या हुआ, जैसे ये बार बार रूस बीटा पावर का प्रयोग करने लगा, तो फिर यूरोप को भी लगने लगा कि ये बिल्कुल हमारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो फिर वो भी इसके विरुद्ध कार्य करने में पूर्णतः, इसके विरुद्ध कार्य करने में, इसके विरुद्ध योजनाएं बनाने में पूर्णतः लग गए। अब ये 11वां पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। अणुबम का रहस्य सोवियत रूस से छिपाना। अब शीत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण यह था कि ब्रिटेन और अमेरिका ने अणुबम के अनुसंधान को रूस से छिपाए रखा। वास्तव में अमेरिका जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अणुबम गिराकर यह देखना चाहता था कि हम युद्ध में रूस के बिना भी विजयी हो सकते हैं। रूस को अमेरिका और ब्रिटेन के इस चालाकी से बड़ा आघात पहुंचा और वह इस परिणाम पर पहुंचा कि उसको इनसे कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। रूस और अमेरिका के मध्य वैमनस्य और अधिक बढ़ गया। अब हुआ क्या था, क्योंकि ये रूस और ब्रिटेन और अमेरिका ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे। अब मित्र राष्ट्र थे तो अमेरिका और ब्रिटेन मिलके अणुबम बनाने पे लगे हुए थे, अणुबम के अनुसंधान में लगे हुए थे। और इन्होंने जुलाई 1945 में पहले अणुबम का परीक्षण कर लिया और अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिरा भी दिया। और ये चीज रशिया को इन्होंने बताई तक नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा हथियार था जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। अगर बहुत ज्यादा संख्या में हो तो काफी खतरनाक है, इसके असर सालों सालों तक नहीं जाते। तो रूस को इन्होंने इतना बड़ा हथियार बनाया और रूस को बताया तक नहीं, तो रूस को इससे काफी लगा कि यार मित्र होते साथे भी इन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छिपा के रखी, तो फिर ये कैसे मित्र हो सकते हैं। तो जैसे रूस को ये बात पता चली तो रूस भी फिर अणुबम के अनुसंधान में पूर्णतः जुट गया, रात दिन एक कर दी उसने। और 1949 में पहले अणुबम का परीक्षण भी कर लिया, सफल परीक्षण।